भेजूंगी और आप उसे गूगल फॉर्म में करेंगे, फिर मैं उसको आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये हमारा नेक्स्ट लेसन जो है वो है लेसन नंबर 15 एनसीईआरटी की बुक से। यहाँ पर हम सिर्फ एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर रहे हैं और मैं आपको भी कहूंगी बेटा, अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो बेहतर ये है कि आप एनसीईआरटी की बुक को एनसीईआरटी की साइट पे जाओ और वहां से देख लो और उस बुक को फॉलो कर लो। तो ये जो लेसन है इसका नाम है संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव। हम अभी तक जिन कपड़ों से डील कर रहे थे वो बेसिकली क्या थे, जो हम घरों में यूज करते हैं। हम सभी लोग घरों में कपड़े यूज करते हैं और घर के ज्यादातर कपड़े कैसे यूज करने हैं, क्या करना है, इसका हम ध्यान रखते हैं। लेकिन अगर आप सोचो तो वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव अपने आप में एक बिजनेस भी है और एक पूरी इंडस्ट्री है। आप देखो ड्राई क्लीनर्स होते हैं, डायर्स होते हैं, प्रेस करने वाले होते हैं, तो अपने आप में ये एक इतना बड़ा इंडस्ट्री है कि इसकी भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कपड़ों में। अगर हम कपड़ों की देखभाल ही सही से नहीं करेंगे तो कपड़ों की लाइफ कम हो जाएगी और वो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे, उनका जो purpose है वो खत्म हो जाएगा। तो इस लेसन में जो हमारे बेसिक उद्देश्य है वो क्या है, कपड़ों और वस्त्र उत्पादों की देखभाल और रख रखाव के महत्व की चर्चा करना। तो हमें क्या देखना है, वस्त्र और कपड़े और वस्त्रों से जो हम जो चीजें बनाते हैं उनकी देखभाल और रख रखाव किस प्रकार से होता है। यहाँ हम बेसिकली कपड़ों को, जो दो इंडस्ट्रीज है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी इंडस्ट्रीज है, उसमें कपड़ों का रख रखाव क्या है, उन दोनों में क्या फर्क है, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये दो इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, अस्पताल और होटल। इन दोनों में अगर आप ध्यान दो तो इन दोनों में क्या होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है कपड़ों का। हॉस्पिटल्स में भी कपड़े हर जगह होते हैं, डॉक्टर्स का कोट हो या बिछाने के हो या ओढ़ने के, और होटल में भी कर्टन्स लगे होंगे, पर्दे लगे होंगे, टेबल क्लॉथ्स होते हैं। तो ये सारी चीजें, ये दोनों एक ऐसी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है जहां पर कपड़ों के रखरखाव और देखभाल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पर कि इस काम में अगर हम कपड़ों की देखभाल और रखरखाव करते हैं तो क्या प्रक्रिया है और हमें किन किन उपकरणों की, मतलब किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होगी, कौन से वो इक्विपमेंट्स हैं जो हमें चाहिए, और बाद में ये देखेंगे कि क्या हम इस फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। शायद ये तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कपड़े धोने में भी मैं अपना करियर बनाऊंगी या कपड़े प्रेस करके भी अपना करियर बनाऊंगी, लेकिन आज के टाइम में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है जिसमें हम अपना करियर बना सकते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना से, कि घर में यूज होने वाले पोशाक और कपड़ों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम कुछ विशिष्ट प्रकार के कपड़े और औद्योगिक उद्देश्य, मतलब जो कुछ स्पेशल कपड़े हैं और उनका क्या पर्पस है, उससे रिलेटेड यहाँ पर हम बात करेंगे। कुछ कपड़े इसीलिए यूज होते हैं कि वो गर्मी और रोशनी और आवाजों को रोकते हैं, जैसे अस्पताल है या मास्क है, हमारे पट्टियां है, ये इन्फेक्शंस को भी रोकते हैं। तो जैसे हमारे मास्क है, सर्जिकल मास्क है, N95 है, तो ये जो कपड़े हैं इनमें कुछ विशेष गुण भी होते हैं। हर कपड़े में कुछ ना कुछ विशेष है, लेकिन ये जिस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं वो अपने आप में ही कुछ विशेष होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि इन कपड़ों की जो सुंदरता है वो तो बनी रहे, जो इनका आकर्षण है या अट्रैक्शन है वो तो बना रहे, लेकिन इनकी फंक्शनैलिटी या कार्यात्मकता भी बनी रहे। मतलब वो देखने में तो अच्छे लगे ही, लेकिन साथ साथ जो उनका पर्पस है उन्हें बनाने का वो भी पूरा होना चाहिए। और जितने ज्यादा समय तक वो पर्पस यूज होगा, फुलफिल होगा, तब तक हम उस कपड़े को यूज कर सकते हैं। जैसे वन यूज मास्क आता है, हमने उसको यूज किया और उसको फेंक दिया। लेकिन कुछ मास्क ऐसे भी हो सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जिनको अगर हम ढंग से यूज करें तो बार बार यूज हो सकते हैं, जैसे कपड़े वाले हैं। लेकिन उनको भी अगर हम ढंग से उनको हम सैनिटाइज ना करें, ढंग से धोए ना, और बहुत ज्यादा टाइम तक यूज करें तो उनकी भी फंक्शनैलिटी है, उनका फंक्शन कम हो जाता है। तो इन दोनों चीजों पे हमें ध्यान रखना है और यही देखना है कि उन कपड़ों की जो क्वालिटीज है, जो उनकी स्पेशलिटीज हैं, वो ज्यादा से ज्यादा समय तक बनी रहे। और जितने ज्यादा समय तक उस कपड़े की क्वालिटीज बनी रहेंगी तब तक हम उसको यूज कर सकते हैं और उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो एक तरह से क्या है, हम इसमें बचत भी कर रहे हैं, हमने एक बार पैसे लगाए और उसको हम ज्यादा समय तक यूज कर पा रहे हैं। तो अच्छी देखभाल का पर्पस यही है कि उस उत्पाद की अवधि बढ़ सके, और वो चीज, जैसे हम कहते हैं ना, अरे हमने शादी का कपड़ा खरीदा, 1000 रुपए का खरीदा, अगर हम 4 बार पहन लें तो वो यूज हो गया, लेकिन अगर नहीं पहना तो वो बेकार हो गया। उसी तरह से हम जब कपड़ों को ज्यादा समय तक यूज कर पाएंगे तो उनकी यूटिलिटी बढ़ेगी। तो ये जो बेसिकली हमारा कपड़ों की जो देखभाल है और कपड़ों का रख रखाव है, इसमें हमें बेसिकली दो उद्देश्य देखने हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला हमारा उद्देश्य क्या है
कि सामग्री को भौतिक क्षति नहीं होनी चाहिए। भौतिक क्षति क्या होगी यहाँ पर? भौतिक क्षति का मतलब है कि कोई ऐसा नुकसान, जैसे हमने ध्यान नहीं दिया कपड़े पर, उसका रंग उतर गया, एक कपड़े पे दूसरा कपड़ा चढ़ गया, या कपड़े पे वो जो आते हैं ना, जैसे कपड़ा फट गया, खिंच गया, कहीं से प्रेस करते पे जल गया, ये सब भौतिक नुकसान। और दूसरा है धूल धब्बे, इन सबको हटाने पर उनका रंग रूप और चमक जो है वो बनी रहनी चाहिए, और उनकी बनावट जैसे नए कपड़े की थी उसी तरह से होनी चाहिए। तो उसमें भौतिक नुकसान भी नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा साबुन हमने कोई यूज कर लिया, ऐसा हमने ब्लीच यूज कर लिया जिससे कि हमारा जो कपड़ा है वो खराब हो गया, ये तो भौतिक क्षति भी हो गई। और धूल धब्बे छुड़ाते पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसकी चमक और बनावट बनी रहे। ओके, तो यहाँ पर हम मूलभूत संकल्पनाएं देखेंगे कि स्वस्थ, चमकदार, स्वास्थ्य के अनुकूल वस्त्र दाग रहित, कड़क, घरेलू लिनन सफेद सफल धुलाई या निर्जल धुलाई का परिणाम होता है। मतलब जब हम कपड़े को एकदम साफ रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं कि उसमें गंदगी ना हो, निशान ना हो, कड़क हो, चमकदार हो, तो ये जो है इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट है उसका रख रखाव, जिस तरह से हमने उसको धोया है, उसको प्रेस किया है, जिस तरह से हमने उसको रखा है, ये भी एक कला है। और यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये सिर्फ एक कला नहीं है, यहाँ पर ये एक विज्ञान भी है। तो यहाँ पर कला और विज्ञान ये दोनों क्यों है? क्योंकि जब हम धुलाई करते हैं तो धुलाई जो है वो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर होती है। जैसे आपने देखा होगा हर जगह हम सेम साबुन यूज नहीं करते। आजकल हम वुलेन्स यूज कर रहे हैं, तो जब हम ऊनी कपड़े धोते हैं तो हम अलग तरीके से धोते हैं, और जब हम सूती कपड़े धोते हैं तो अलग तरीके से धोते हैं। तो कपड़े धोना जो है वो वैज्ञानिक भी है और ये कला भी है, क्योंकि इसमें जो है हमारे कपड़ों का जो सौंदर्य है वो बना रहना चाहिए और हमारे कपड़े नए जैसे ही नजर आने चाहिए। तो ये जो कपड़े धोना की जो तकनीक है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये साइंस भी है और ये आर्ट्स भी है। साइंस इसलिए क्योंकि हम इसमें साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज करते हैं, और आर्ट्स इसलिए कि हमारा कपड़ा फाइनली देखने में साफ सुथरा और सुंदर दिखना चाहिए। तो अब इसमें जो है हमें कुछ क्वालिटीज और कुछ कौशलों की जरूरत होती है, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम कपड़े को धोने जाते हैं, रख रखाव और देखभाल की बात करते हैं, तो सबसे पहली जो चीज हमें ध्यान में रखनी होती है वो ये है कि वो जो रेशा है वो कौन सा है। अगर कॉटन का रेशा है तो अलग तरह से धुलता है, ऊनी रेशा है तो अलग तरह से धुलता है। जैसे आप कॉटन को देखो, कॉटन के रुमाल है, उनको हम निचोड़ निचोड़ के, या हमारे जो झाड़न होते हैं, कि जिनकी तौलिया होती है, इनको हम कितने निचोड़ते हैं, उन्हें निचोड़ते ही चले जाते हैं, गर्म पानी में भी डाल देते हैं, लेकिन वो खराब नहीं होते। लेकिन मान लीजिए अगर वो रेशा जो है नायलॉन का बना हो या ऊन का बना हो, ऊन का बना होगा तो श्रिंक कर जाएगा, नायलॉन का बना होगा तो पिघलने लगेगा। तो रेशा कैसा है, धागा कैसा है, वस्त्र निर्माण की तकनीक कैसी है। जैसे कई जो कपड़े होते हैं जीन्स जैसे बहुत मजबूत बने हुए होते हैं, और कुछ कपड़े साटन जैसे होते हैं जो बहुत चिकने होते हैं, वो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो किस तरह से वो बनाए गए हैं। पिछले साल आपने वीविंग करा भी होगा 11th में, सादी वीव, डिजाइन वीव, डॉबी वीव, तो किस तरह से हमने कपड़े को बुना है ये सब भी डिपेंड करता है। फिर वस्त्र पर हमने कौन सी सुसज्जा दी है और उसे कहाँ पर उपयोग में लाना है। मान लीजिए मैंने वाटर प्रूफ बैग बनाया जिसमें मैं कोई भी सामान रखूं वो खराब ना हो, तो सुसज्जा कौन सी दी, हमने फिनिशिंग क्या दिया, उसको वाटर प्रूफिंग करी है। लेकिन धीरे धीरे यूज के साथ हमने उसे अच्छे से मैनेज नहीं किया और उसकी वाटर प्रूफिंग उतर गई। अब मैं उसे लेके अगर बारिश में जाऊंगी तो उसका क्या कोई भी यूज रहेगा? बताओ, जल्दी बताओ नो बेटा। मैम। नहीं रहेगा। मैम। मान लो मैंने रेनकोट पहना, मैंने रेनकोट को ऐसा बनाया था कि उसके अंदर पानी ना आए, और रेनकोट को मैंने ऐसे धो दिया साबुन से रगड़ रगड़ के कि उसकी सारी जो फिनिशिंग थी वो हट गई। अब मैं उसे अगर बारिश में पहन के जाऊंगी तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये जो सुसज्जा है और इसको कहाँ उपयोग में लाना है, ये सब कुछ जब हम कपड़ा मेंटेन करते हैं तो ध्यान में रखते हैं। जैसे अगर हम शादी या पार्टीज या ओकेजनल वेयर कपड़े देखें तो हम उन्हें ड्राई क्लीन करवाते हैं, कुछ कपड़े हम घर में धो लेते हैं। तो यहाँ पर किस तकनीक का उपयोग करना है, इसमें हमें देखना होता है कि लॉन्ड्री की हम प्रक्रिया क्या लेंगे, धब्बे छुड़ाने की हमारी क्या प्रक्रिया होगी, इस सब में जल की क्या भूमिका है। जल भी अगर हार्ड वाटर है, मतलब कठोर जल है, तो हम क्या करेंगे, किस साबुन का इस्तेमाल करेंगे और किस डिटर्जेंट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि हम वुलन्स जब यूज करते हैं तो हम ज्यादातर इजी या इस तरह के जो साबुन आते हैं उनका उपयोग करते हैं। धुलाई की कौन सी विधि लेंगे, क्या हम उसे गर्म पानी में उबालेंगे, ठंडे पानी में उबालेंगे, या फिर हम उसे रगड़ के धोएंगे, बिना रगड़े धोएंगे। सुसज्जा कैसी है, जैसे जैसे अभी मैंने आपको बताया था वाटर प्रूफिंग करी है, या अगर हमने मास्क बनाया उसको सैनिटाइज किया है,
फिर उस पे हम प्रेस कैसी करेंगे। प्रेस पे भी अगर आपने देखा हो 1 डॉट 2 डॉट ऐसे लगी होती है कि कुछ कपड़े ज्यादा गर्म प्रेस से प्रेस होते हैं। ज्यादा गर्म प्रेस से कौन सा कपड़ा हम प्रेस करेंगे बताओ, सिल्क या कॉटन? कॉटन। मैम कॉटन। वेरी गुड। तो कॉटन। ठीक है, करेंगे गरम प्रेस से करेंगे, ठंडी प्रेस से मैम करेंगे, कॉटन करेंगे। ये सब कुछ हमें ध्यान में रखना है। फिर हम तह कैसे लगाएंगे, जैसे कोट वगैरह होते हैं हम उन्हें टांगने की कोशिश करते हैं, साड़ियां होती हैं हम सोचते हैं कि इन्हें कवर में रख दें, गंदी ना हो, सिल्की साड़ियां कटने लगती हैं। तो ये सब हमें जब कपड़े की हम रख रखाव करते हैं तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। तो हम ऐसी गतिविधियों और उपकरणों के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे जिससे कि हमें ये पता चले हम कपड़े धोते कैसे हैं और क्या क्या हमें चीजें चाहिए होती हैं। तो जो हमें उपकरण कपड़े धोने के लिए चाहिए वो बेसिकली हम 3 मान लेते हैं। वो 3 तरह के कपड़े, 3 तरह के इक्विपमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है धुलाई के उपकरण जो कि हम कपड़े धोने के काम में लाते हैं। फिर है सुखाने के उपकरण और तीसरा है प्रेस करने के उपकरण। आप सभी ने घर में कपड़े धोए होंगे या कपड़े धुलते देखे होंगे, तो सबसे पहला स्टेप यही होता है ना कि हम कपड़े धोते हैं ना हम कपड़ों को। यस मैम। यस मैम। से धोते हैं या पानी से धोते हैं या मैम पानी और डिटर्जेंट से। मैम पानी। ये हो गए हमारे धुलाई के उपकरण। फिर आते हैं सुखाने। जब हमने कपड़ा धो लिया, वो भीग गया पानी से, तो हम उसको सुखाते हैं। कुछ कपड़े हम ड्राई में सुखाते हैं, कुछ धूप में सुखाते हैं, कुछ हम वॉशिंग मशीन में सुखा लेते हैं, कुछ हम फैला के सुखाते हैं, कुछ हम टांग के सुखाते हैं। ये है सुखाने के उपकरण। और जब कपड़ा सूख जाता है तो हम उस पर फिनिशिंग देते हैं या हम प्रेस करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर 3 तरह के उपकरण देखेंगे, धुलाई के उपकरण, सुखाने के उपकरण और इस्त्री या प्रेस के उपकरण। हम घरों में ज्यादातर क्या करते हैं, जो धुलाई करते हैं वो हाथ से कर लेते हैं। छोटे मोटे तो हम कपड़े अभी भी हाथ से ही धो लेते हैं, जैसे कि उसमें हम बाल्टी ले लेते हैं, चिलमची या तसले ले लेते हैं, या हमारे वो जो टब्स होते हैं उनमें हम कपड़े धो लेते हैं। और रगड़ने के लिए जो ज्यादा बड़े बड़े कपड़े होते हैं तब तो हम तख्त का यूज करते हैं, वरना हम अपने घरों में ब्रश से या एक कपड़े को दूसरे कपड़े से रगड़ कर इस तरह से हम कपड़ों को साफ कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा आजकल धुलाई की मशीनें भी यूज होती हैं, और ये आप सभी को पता होगा, आपने सुनी भी होंगी, वॉशिंग मशीन यूज होती है कि नहीं। यस मैम। क्या आप में यस। किस तरह की होती है? मैम दोबारा बता दीजिए क्या क्या बोला आप। वॉशिंग मशीन कितनी तरह की होती है? क्या किसी ने देखी है? एक ही तरह की होती है या 2-3 तरह की होती है? हम 2-3 तरह की होती है। एक तो वो वाली होती है जो कपड़े पूरे धोकर सुखा कर देती है, और एक वो वाली होती है जो गोल टाइप का उसका शीशा होता है, नाम याद नहीं उसका मैम। ठीक है मैम जो मैम, एक तो फ्रंट से डालने वाली होती है और एक तरफ ऊपर से आदमी डालने वाली होती है। मशीनें जो हैं वो बेसिकली आजकल जो मशीन हैं, ये जो आपको 2 तरह के मॉडल बताए हैं, ये है ऑटोमेटिक मशीन के, जिसमें कि हम एक बार कपड़ा डालते हैं, उसमें अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं और कपड़ा पूरी तरह से धुल के साफ होके हमारे सामने आ जाता है। ऐसी मशीनों को हम कहते हैं ऑटोमेटिक मशीन या पूर्णतया स्वचालित मशीन। ये जैसे आपको दिया हुआ है, पूर्णतया स्वचालित मशीन या फिर ऑटोमेटिक मशीन। अब ये जो ऑटोमेटिक मशीन हैं, इसमें हमें क्या करना होता है, हम जो भी चाहते हैं, अगर ऊनी कपड़े है तो हम ऊनी कपड़े का प्रोग्राम लगा देंगे, अगर कॉटन का कपड़ा है तो उसका प्रोग्राम लगा देंगे और एक बार उसको सेट करेंगे और फिर बार बार हमें उस मशीन को देखना नहीं पड़ता। अब ये वाली भी जो मशीनें हैं, ये 2 प्रकार के मॉडल में मिलती हैं। एक वो जो ऊपर से भरने वाली होती है और एक वो जो सामने से भरने वाली होती है। जो ऊपर से भरने वाली मशीन होती है इसे हम कहते हैं टॉप लोडिंग मशीन, और जो सामने से भरने वाली होती है इसे हम कहते हैं फ्रंट लोडिंग मशीन। ठीक है, एक बार मैं जरा दूसरी आपको फोटोज भी इनकी दिखा देती हूँ। कहाँ गई बेटा, स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। चलो, तो एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ अलग अलग तरह की वॉशिंग मशीन। सबसे पहली ये जो वॉशिंग मशीन है, ये जो आपको दिख रही है ना बेटा वॉशिंग मशीन, इसे हम कहते हैं मैनुअल या ये वो वॉशिंग मशीन है जो कि मैनुअल है और इसे हम खुद से चलाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है, और जैसे कि आप देख सकते हो इसमें सिर्फ एक टब नजर आ रहा है ना आपको।
है ना। यस मैम। अब ये वाला जो टब है, इस टब में हम कपड़े डाल देंगे और इसमें साबुन डाल देंगे। तो अब बेसिकली ये क्या काम करेगी, ये इसी के अंदर इसको चलाती रहेगी। तो हमारा जो रगड़ने वाला काम था ना, कि हम कपड़ों को रगड़ेंगे कैसे, वो काम यहाँ पर हमारा पूरा हो जाता है। लेकिन इसके अलावा और कोई काम नहीं होगा। फिर हम यहाँ से इसको खोलेंगे हैंडल में से और इसका पानी बहा देंगे। फिर इन कपड़ों को हम पानी में धोएंगे और फिर पानी में धोने के बाद हम पानी निकालेंगे और उसके बाद हम इसको सुखाएंगे। तो इसमें बस एक टब होता है और इसको हम कहते हैं मैनुअल मशीन, जिसको हम ज्यादातर काम इसमें हमें हाथ से करना पड़ता है। सिर्फ एक काम रगड़ने का जो है वो कम हो जाता है। फिर आती है सेमी ऑटोमेटिक मशीन। ये भी आपने बहुत देखी होंगी। ये जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, इसमें क्या होता है, दो टब होते हैं। दिख रहे हैं आपको दो टब, एक टब ये है और एक टब ये है। तो ये जो पहला वाला टब है, इसमें आपको साबुन दिख रहा होगा। हम इस वाले टब में साबुन डाल देंगे और फिर कपड़े जो हैं इसके अंदर गोल गोल घूमेंगे। इसके घूमने से हमारे कपड़े जो हैं साबुन में से निकल आएंगे और हमें रगड़ना नहीं पड़ेगा। वो जो हम हाथ से रगड़ने वाला काम करते हैं वो यहाँ पर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला काम यहाँ पे पूरा हो गया। जो दूसरा हमारा टब है, ये वाला टब, हम फिर कपड़े क्या करते हैं, कोई बच्चा बताएगा, ये तो आपने जरूर देखा होगा। फिर हम क्या करेंगे, कपड़े हमने साबुन में इसमें डाल दिए, सुखाएंगे कपड़े को, सुखाएंगे इसमें मैम। मदद करता है। बिल्कुल। फिर हम इस पानी को निकाल देंगे और फिर पानी साफ पानी में धोने के बाद इन कपड़ों को हम इस वाले टब में डालेंगे। इस टब में आपको छोटी छोटी जालियां बनी दिख रही हैं। जब हम अपने कपड़े इस टब में डालेंगे तो यहाँ पर ये जो टब है, इसमें ये कपड़े सूख जाएंगे। यहाँ पर अब क्या होगा कि पानी की धार आएगी और उससे हमारे कपड़ों का साबुन निकलेगा। फिर यहाँ पर आपने कई बार ये भी देखा होगा, ये मशीन फिर बहुत तेज तेज चलती है और कपड़े इसके अंदर ऐसे गोल 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 घूमते जाते हैं। और ये जो जालियां हैं, इन जालियों से जो हमारे कपड़ों का पानी है वो बाहर चला जाता है। जैसे हम चाय वाय छानते हैं तो क्या होता है, जाली से पानी बाहर निकल जाता है, चाय नीचे ऊपर चली जाती है और हमारी पत्ती ऊपर रह जाती है। ऐसे ही हमारे कपड़े अंदर रहेंगे यहाँ पर, और ये जो जालियां बनी है इससे पानी बाहर चला जाएगा और हमारे कपड़े सूख जाते हैं। पर इसमें भी हमें काम खुद करना पड़ता है। पहले हम यहाँ पर कपड़े डालेंगे, कपड़े डालने के बाद जो है हम उसे साबुन से चलाएंगे। साबुन से चलाने के बाद क्या करेंगे, हम उन्हें यहाँ से उठाएंगे और उठाकर फिर हम उसे यहाँ पर वापस डालेंगे। तो कोई ना कोई जना, मेहनत तो जरूर कम लगेगी, लेकिन एक जना चाहिए जो वॉशिंग मशीन का काम करे। ओके, हमारे पास फिर जो तीसरी तरह की ऑटो मशीन आती है वो है ऑटोमेटिक मशीन या स्वचालित मशीन। ये वाली जो मशीनें हैं ये दो तरह की होती हैं। जैसे पहले वाली में आपको दिख रहा है, ये जो औरत है ये अंदर पानी, फ्रंट आगे दरवाजा है और इसमें से डाल रही है ना। यस मैम। और ये जो दूसरा वाला है, इसमें देखो ये जो दरवाजा था, ये जो डोर है जिसमें से हम कपड़े डालते हैं, ये ऊपर बना हुआ है। तो ये फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, जिसमें यहाँ पर इसने एक बार कपड़े डाले, यहाँ पर हमारा ये कंट्रोल लगा होता है। इसमें 1 2 3 4 अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स हैं। कॉटन के लिए अलग, ऊन के लिए अलग, सिल्क के लिए अलग, गर्म पानी के लिए अलग, ठंडे पानी के लिए अलग। इस तरह के अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। आपको जो भी प्रोग्राम चूज करना है आपने वो कर दिया। मान लो मैंने 3 नंबर का प्रोग्राम लिया, तो मैं इसमें कपड़े डालूंगी। 3 नंबर के प्रोग्राम के हिसाब से कपड़े चलेंगे, साबुन से निकलेंगे, पानी में से निकलेंगे, सूखेंगे और फिर ये मशीन अपने आप रुक जाएगी। हमें सिर्फ इसमें से निकाल कर उन्हें फैलाना होगा। जो टॉप लोडिंग है ये भी फुली ऑटोमेटिक हो सकती है। इसमें हम ऊपर से कपड़े डालेंगे, इसका ढक्कन लगा देंगे। ये देखो यहाँ पर ये पैनल बना हुआ है, इस पैनल से हम अपना प्रोग्राम सेट करेंगे और कपड़े पूरी तरह से उसी मशीन के अनुसार जो हमने प्रोग्राम सेट किया है उसके अकॉर्डिंग धुल के बाहर आ जाएंगे हमारे पास, और फिर हम इन कपड़ों को यूज कर सकते हैं। बेटा ये सारी वॉशिंग मशीन क्लियर हो गई। तो हमारे पास क्या थी, दो तरह की वॉशिंग मशीन थी। एक बार मैं बता देती हूँ। हमारे पास बेसिकली सबसे पहले दो तरीके की वॉशिंग मशीन थी। वो दो तरीके की वॉशिंग मशीन कौन सी है? पहली है फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन, जैसे कि ये वाली है जिसमें दरवाजा आगे होता है, ये एक तरह की है। और दूसरी तरीके की ये वाली है जिसमें दरवाजा ऊपर होता है, टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन। ठीक है। फिर दूसरा तरीका क्या है वॉशिंग मशीन को बांटने का, कि वो मैनुअल वॉशिंग मशीन भी हो सकती है जिसमें एक ही टब होता है, हाथ से काम करना पड़ता है ज्यादातर। वो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो सकती है जिसमें दो टब होते हैं। और वो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो सकती है, चाहे वो फ्रंट लोडिंग हो चाहे वो टॉप लोडिंग हो। क्या यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया बेटा? क्लियर है? ठीक है। तो अब हम वापस अपनी बुक पे आ जाते हैं।
तो ये हमने 3 तरह की वॉशिंग मशीन्स देख ली और ये हमारा इक्विपमेंट है। देखो सबसे पहली आपको यही दी हुई है, पूर्णतया स्वचालित वॉशिंग मशीन। ये मैंने आपको बताई दिया है। इसमें सिर्फ हम एक बार पानी भरेंगे, पानी को जो भी टेम्परेचर, इसमें गर्म और ठंडा दोनों तरह का हो जाता है, जैसा भी पानी हमें चाहिए हम उस तरह की मशीन लगाएंगे। कितनी देर तक चलानी है, 1 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, ये सब कर देंगे और फिर हमें इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। ये देखो आपको अलग अलग तरह की मशीन हैं जो बुक में दिया हुआ था। ऊपर से भरने वाली धुलाई मशीन, सामने से भरने वाली धुलाई मशीन, 2 टब वाली धुलाई मशीन। 2 टब वाली धुलाई मशीन ये है अर्ध स्वचालित धुलाई मशीन। मैंने आपको बता ही दिया था। इसमें क्या है, इसमें बार बार किसी व्यक्ति को हस्तक्षेप करना पड़ता है और जब एक टब का काम खत्म हो जाता है तो वो व्यक्ति उसे निकालकर दूसरे टब में डाल देता है। और तीसरी थी हस्तचलित यानी कि मैनुअल सिलाई मशीन, धुलाई मशीन, जो मैंने आपको बताया था। और ये वाली जो धुलाई मशीन है इसमें 50% काम ही होता है मशीन में, बाकी ज्यादातर सारा काम जो है वो व्यक्ति को अपने आप खुद से करना पड़ता है। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? ठीक। ये हो गई हमारी अलग तरह की सिलाई नहीं, सॉरी, वॉशिंग मशीन। ओके, अब जो स्वचालित या फिर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स होती हैं, इनमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं हम बेसिकली एक बार देख लेते हैं कि वॉशिंग मशीन में होता क्या क्या है। सबसे पहला क्या होता है कि उसमें जल भरते हैं। ये तो सबको ही पता है, मशीन में अगर जल ही नहीं भरा जाएगा, पानी नहीं भरेंगे तो वो तो ड्राई क्लीन होगा, वो कपड़ा धुलेगा नहीं। उसके बाद अगर जल भर के दें और उसको कंट्रोल ना करें तो क्या होगा, पानी उसमें से इतना भर जाएगा, इतना भर जाएगा, जैसे अगर आप नल खोल दो और बाल्टी में जाके वापस नल बंद ना करो तो पानी बहने लगेगा। तो दूसरी चीज आती है, उस जल पे हमें नियंत्रण करना पड़ेगा और जल का लेवल जो है वो कंट्रोल करेंगे। तो मशीन में पहले सबसे पहले क्या लगा होगा, पानी के लेवल को कंट्रोल करना। तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में पानी का जो लेवल है वो अपने आप कंट्रोल हो जाता है। और हस्तचालन जो हैंड वाली, ये वाली जो मैनुअल मशीन्स थी, इनमें भी पानी के स्तर को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म लगा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद पानी तो हमने भर दिया। अब अगर हम झाड़न वगैरह धो रहे हैं, चदरें धो रहे हैं, तो हमें गर्म पानी चाहिए। ऊनी कपड़े धो रहे हैं तो हमें ठंडा पानी चाहिए। तो हमें ये वाला अगला कंट्रोल जो है वो ये है कि जल के ताप को हम नियंत्रित कैसे करेंगे। तो कुछ मशीन में क्या होता है, मशीन में एक बटन होता है या डायल या पैनल, वो तो जैसा भी हो, टच पैनल भी हो सकता है जैसे, या बटन वाला भी हो सकता है, घुमाने वाला भी हो सकता है। हम उससे टेम्परेचर चूज कर लेंगे और ये जो टेम्परेचर चूज करने का तरीका है ये सिर्फ फुली ऑटोमेटिक मशीन में होता है। ज्यादातर जो सेमी ऑटोमेटिक या फिर जो हस्तचलित मशीनें हैं उनमें नहीं होता। उसके बाद धोने और खंगालने का तापमान जो है वो अलग भी हो सकता है और समान भी हो सकता है। ज्यादातर जब हम खंगालते हैं तो गर्म पानी का यूज नहीं करते क्योंकि उसमें कपड़ा जल्दी खराब होता है, लेकिन जब हम साबुन से धोते हैं तो हम गर्म पानी का यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम करते हैं धुलाई। तो ये 3 चीजें तो सिंपल हैं, जल भरना, जल का नियंत्रण करना, जल का तापमान करना। अब ये जो आगे की 2-3 टॉपिक्स है ये मैं अगली क्लास में आपको डायग्राम के साथ ही बताऊंगी, लेकिन मैं बता देती हूँ होते क्या है। अगला है धुलाई करना। धुलाई करने के भी 2 तरीके हैं, आलोड़न, स्पंदन और अवपातन। ये तीनों मैं आपको कल बताऊंगी, आज टाइम हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहला है धुलाई, जिसमें कि हम कपड़ों को साबुन में से धोएंगे और साबुन से धोने के बाद हम उसको उसमें से साबुन निकालते हैं। तो साबुन से जब हम धोते हैं तो ये हो गया हमारा सबसे पहले धुलाई, ये है हमारा घा। और उसके बाद धोने के बाद हम क्या करते हैं, कपड़ों को खंगालते हैं। यही करते हो ना, अगर आप अपने आप भी धो रहे हो तब भी यही करोगे। यस मैम। निचोड़ते हैं, हम कहते हैं कपड़े को निचोड़ना या उसको खंगालना, तो कपड़े निचोड़ते हैं। कपड़े निचोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, जल का निष्कर्षण। जैसे अगर बाल्टी में आपने कपड़े धोए हैं तो कपड़े जब हम सुखा लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जो बाल्टी का पानी है उसे हम हटा देते हैं ना। हम बार बार उस पानी में कपड़ों को हाथ से डालते हैं, उसका सारा साबुन निकालते हैं। साबुन निकलने के बाद जो उसके अंदर पानी बचता है कपड़े में, फिर हम पानी को भी निकालते हैं या नहीं निकालते हैं? निकालते हैं मैम। हमारी नेक्स्ट स्टेज है, इन दोनों को मैं आपको कल बताऊंगी। तो आज हमने अभी क्या क्या करा, कपड़े धोने के लिए जो हमारी इक्विपमेंट यूज होते हैं उसमें हमने सबसे पहले वॉशिंग मशीन्स करी। उसके बाद हमने प्रोसेस करा। प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले हम जल को भरते हैं, फिर जल के लेवल को कंट्रोल करते हैं, फिर हम जल के तापमान को कंट्रोल करते हैं, फिर हम कपड़ों को साबुन में धोते हैं जिससे कि उसकी गंदगी निकल जाए। उसके 3 तरीके हैं जो मैं कल करवाऊंगी। फिर हम साबुन जो हमारे कपड़ों में भर गया है, हम उस साबुन को कपड़ों में से निकालते हैं। अगर कपड़े साबुन में से अगर हम कपड़े में से साबुन ना निकाले तो आप बाद में देखोगे वो चमकता सा रहता है, कपड़े के ऊपर उसकी
लाइनें सी दिखती रहती हैं। और फिर उसके बाद हम साबुन निकालने के बाद हमारे कपड़े में जो जल रह गया है उसको भी निकाल देते हैं। जल निकालने के भी इसमें आपको 3 तरीके दिए हुए हैं, ये भी मैं आपको कल डायग्राम के साथ बताऊंगी। इज दैट क्लियर बेटा? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है?